जिंदगी एक भंवर है। अगर निधि उस घर के अंदर जा चुकी हो और उसने कुछ बता दिया हो तो तुम अंदर जाने की जरूरत भी मत करना। तुरंत बाहर निकल जाना और हमें फोन करके सब कुछ बताना। फिर देखते हैं कि इस मामले को कैसे संभालना है। तुम आदित्य को फोन करो और बोलो कि निधि यहाँ। आगे क्या करना है आदित्य ही बताए, और फिर हम जाकर मम्मी पापा को सच बता देंगे। ठीक है, आदित्य को फोन करा दो। जी राकेश जी कहिए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था कि आपकी गाड़ी कहीं उन्हें लावारिस हालत में खड़ी मिली है। क्या हमारी गाड़ी मिली है? पर हमारी गाड़ी तो निधि लेकर गई थी। निधि? क्या निधि अभी वापस नहीं लौटी? राकेश जी हम इसी बात से बहुत परेशान हैं। पता नहीं अब तक नहीं आई वो। देखिए आप निधि को फोन करके पूछिए कि वो कहाँ है। राकेश जी हम कब से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, पर वो है कि उठा ही नहीं रहे। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बेटी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। इस तरह से गाड़ी का लावारिस मिलने का क्या मतलब? अगर गाड़ी लावारिस मिली है तो हमारी बेटी निधि कहाँ होगी? कल निधि की शादी है, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं मेघना जी? नमस्कार। नमस्कार रजनी जी। देख लीजिए क्या हालत हो गई है हमारी। वही हैं हम जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज पुलिस ने यहाँ लाकर पटक दिया है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए शंकर प्रसाद जी, आपको जमानत दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं खुद इस कोशिश में लगी हूँ कि जल्द से जल्द आपको जमानत मिल जाए, और मैंने इसके लिए कहीं बात भी कर ली है। अरे बात तो मैंने भी कर ली है। सवाल ये है कि बात बनेगी कि नहीं बनेगी। मैंने दरअसल आपकी जमानत के लिए गौरव से बात की है। गौरव तो आपको याद है ना? आपने उसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलाए हैं। ये गौरव वही है ना? जस्टिस प्रभाकर सिन्हा का बेटा। हाँ। जब बुरा वक्त आता है ना तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। मैं गया था जज साहब से अंतरिम जमानत की बात करने। अरे इससे तो अच्छा होता मैंने गौरव से ही बात कर ली होती। मैंने गौरव से बात कर ली और उसका भी कहना है कि वो ये काम जरूर करवाएगा। हाँ, बात कीजिए, समझाइए उसे, बताइए उसे कल फिर हमारे दिन आएंगे। अगर आज वो हमारे काम आएगा ना तो कल हम उसके बार बार काम आएंगे। मैंने सारी बात पक्की कर ली, लेकिन गौरव का भी यही कहना है कि जमानत के लिए केस को कमजोर करवाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास एक वजह तो होनी चाहिए जमानत के लिए। मैं भी यहाँ सेटिंग में लगा हुआ हूँ। गौरव ने कहा है कि पहली पेशी पर जमानत मिलना खुद को शक के दायरे में डालने जैसा होगा। हो सकता है पहली पेशी पर जमानत ना मिल पाए, लेकिन अगली पेशी जल्दी हो और उस पर हमें जमानत जरूर मिल जाए। गौरव को देना कितना होगा? गौरव मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे आदित्य पहले मेरी बात सुनो। देखो इस समय मैं कुछ परेशान हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, फिर बात करते हैं। अरे मैंने भी तुम्हें उसी परेशानी के बारे में बताने के लिए फोन किया है। जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो हमारे घर पर पड़ी है। क्या? किसकी बात कर रहे हो? उसी निधि की बात कर रहा हूँ जिसके साथ कल तुम्हारी शादी होने वाली है। वो हमारे घर पर बेहोश पड़ी है। निधि? निधि तुम्हारे घर में?
लेकिन वो तुम्हारे घर में कैसे पहुंची? मेरे छोटे भाई सौरभ की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। चोट तो नहीं लगी लेकिन वो बेहोश है, इसलिए सौरभ उसे अपने घर तक ले आया। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा हुआ कि वो तुम्हारे हाथ लग गई। एक बात का ख्याल रखना कि उसकी जुबान किसी के सामने ना खुलने पाए, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्या? हाँ, मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल तो ये समझ लो कि अगर उसने किसी के सामने भी अपनी जबान खोली, हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा और साथ में हम भी। तो आदित्य, अब तुम क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी भी तरह उसकी जबान बंद करनी पड़ेगी, उसे धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन आदित्य, हम उसे धमकी कैसे दे सकते हैं? माँ और पापा ने भी उसे देखा। अगर उसने माँ पापा के सामने जबान खोल दी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो वो बेहोश है ना? हाँ। हाँ, तो उसे जैसी होश आए मुझसे बात करो, मैं उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। ठीक है आदित्य, लेकिन तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि निधि को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। वो जैसे ही होश में आती है मैं तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ। बाय। ठीक है, बाय। आदित्य, आप कर क्या रहे हैं? निधि को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो वो फोन भी नहीं उठा रही है, आपको पता है उसकी गाड़ी भी लावारिस मिली है। क्या? हाँ। उस लड़की को अभी तक होश नहीं आया, उसका होश में आना जरूरी है। आखिर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो होश में आएगी तो खुद ही बता देगी कि वो कौन है। लेकिन उसे अब तक होश नहीं आया। अगर वो डर के मारे बेहोश हुई होती तो उसे अब तक होश आ जाना चाहिए था। अगर उसे जल्दी होश नहीं आया तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर अभी उसे थोड़ी देर में होश नहीं आया तो हम डॉक्टर को बुला ही लेते हैं। उसके घर वाले भी तो परेशान हो रहे होंगे, और फिर किसी लड़की का चुपचाप इस घर में रहना ठीक भी तो नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, वो खुद ही पता लगा लेगी ये लड़की आखिर है कौन। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इस लड़की के पास पर्स या मोबाइल कुछ भी होता तो पता लग सकता था ना कि ये कौन है। आराम से, आराम से, एक सेकंड। एक सेकंड माँ, उसके पास पर्स था और वो मैंने ही शायद गाड़ी की पिछली सीट पे डाल दिया था। अरे बेटा, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जाओ जल्दी से जाकर के ले आओ। मैं भी लाया पापा। शायद अब पता चल जाएगा ये कौन है। हाँ, लगता तो यही है कि अब पता चल ही जाएगा। नहीं राकेश जी, अब तक निधि की कोई खबर नहीं मिली। हमें लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी ही चाहिए। हम करते हैं आपको फोन। सादा जी। हाँ सादा जी, नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां तो चल रही है, पर निधि शाम से कहीं बाहर गई है और अब तक वापस नहीं आई। क्या? जी हाँ, हम सब भी बहुत परेशान हैं। उसकी गाड़ी भी रास्ते पर लावारिस मिली है। ये क्या कह रही हैं आप? कल निधि की शादी है और अचानक निधि कहाँ जा सकती है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी हमारी राकेश जी से बात हुई, हमें तो अब ऐसा लगने लगा है कि निधि को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। अगर ऐसी बात है तो
पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हम असमंजस में इसलिए हैं क्योंकि कल शादी है और कहीं मीडिया को आज इस बात का पता लग गया तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या कयास लगाएंगे। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मजबूरी तो है, पुलिस में खबर तो करनी पड़ेगी। हाँ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हम आपसे बाद में बात करते हैं। प्रदीप जी, नीति ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां पर जाकर उसको धमकाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी डर की बात तो यह है कि अगर उसने किसी के सामने जबान खोल दी तो हमारा सारा खेल खत्म। अगर तुम्हें पता चल चुका है कि निधि कहाँ है तो जाकर उसकी जुबान बंद करने के रास्ते ढूंढो। मैंने गौरव से कहा तो है कि जैसे ही उससे होश आए सबसे पहले मुझसे बात कराए। एक बात अच्छी तरह से समझ लो आदित्य, अगर ये खेल जरा सा भी बिगड़ा ना तो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और हमारे दुश्मन तो इसी फिराक में है, समझ रहे हो ना तुम? हम राजवीर और बलदेव सिंह की बात कर रहे हैं, जो हमें अब पूरी तरह से अपना दुश्मन समझते हैं। माँ को घर वापस ना आने के लिए मजबूर करने वाले उनकी पार्टी के लोग नहीं हैं, बल्कि आदित्य और प्रदीप है। माँ उनकी वजह से घर वापस नहीं आ रही। लेकिन राजवीर, ये फैसला तो माँ जी का ही माना जाएगा। जब पापा जी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? तुम माँ जी का फैसला तो नहीं बदल सकते ना? यही तो बात है ना, यही मजबूरी है कि माँ किसी की भी बात नहीं सुनेंगी। इस आदित्य को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अगर इसके बारे में छानबीन की जाए ना तो जरूर ऐसी कोई सच्चाई सामने आएगी जिससे इसका कोई नया चेहरा सामने आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी बात ठीक हो, लेकिन हम शारदा को इस बारे में नहीं कह सकते। और तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए सबूत तो होगा नहीं। पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम माँ जी के सामने आदित्य के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि हम उन्हें उसके खिलाफ भड़का रहे हैं। ये बात तो सच है कि सीधे साधे नजर आने वाले आदित्य के ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। उसने सबसे पहले मेरा दिल जीतने की कोशिश की। बेटा, वो मेरे सहारे राजनीति में आना चाहता और हमारे घर से रिश्ता जोड़ने का मकसद भी यही था कि वो राजनीति में आ सके। जी पापा जी, लेकिन अब सवाल ये है कि वो किस मकसद से राजनीति में आना चाहता था? एक ही मकसद हो सकता, पैसे कमाना। उसे पापा से तो कोई मदद मिली नहीं, लेकिन माँ के मुख्यमंत्री बनने से उसे जरूर फायदा हुआ। मैं भी यही सोचता रहता हूं, अगर उसे राजनीति में आना था तो उसने शारदा के सामने ये बात क्यों नहीं रखी? वो तो बस शारदा के साथ ही लगा रहता था। बिना राजनीति में आए ही वो सारे फायदे उठा रहा था पापा। मैंने गृह मंत्री जी से खुद बात की कि उसके बारे में इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मां के कार्यकाल में भी घोटाले हो रहे थे और मुझे पूरा शक है कि इसके पीछे प्रदीप और आदित्य का ही हाथ है। गौरव ने कहा था कि निधि की होश में आते हुए मुझसे बात कराएगा। अभी तक फोन नहीं आया उसका। हेलो हेलो मिस्टर आदित्य, मैं गौरव सिन्हा बोल रहा हूँ, जस्टिस प्रभाकर सिन्हा के घर से। हाँ हाँ बोलो, होश आया क्या उसे? जी दरअसल बात यह है कि हमने आपकी तस्वीर देखी थी टीवी पर। आपकी शादी कार्यकारी मुख्यमंत्री जी की बेटी से होने वाली है ना? जी दरअसल निधि हमारे घर पर है, वो मेरे छोटे भाई को बेहोशी की हालत में मिली। हाँ उससे बात कराओ। हाँ लीजिए ना। निधि, आदित्य का फोन। आपने आदित्य को फोन क्यों किया? तुम घबराओ मत, बात करो।
बात करो, हम लोग अभी आते हैं। लो, हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम मेघना जी की बेटी हो, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि इन्होंने मुझे न्यूज़ चैनल पर देखा था। जिंदगी का भंवर है। हेलो, अच्छी तरह समझ लो निधि, यहाँ शादी में सजावट के नाम पर जितने भी लोग आए हैं सब मेरे आदमी, और वो कितने खतरनाक हैं इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं सौरभ सिन्हा बोल रहा हूँ, जस्टिस प्रभाकर सिन्हा का बेटा। जी हाँ, दरअसल आपसे निधि के बारे में कुछ बात करनी थी, इसीलिए फोन किया था। निधि के बारे में? जी हाँ। कहाँ है वो? जी वो मेरे ही घर में है, आप जरा भी घबराइए मत, वो बिल्कुल सुरक्षित है। अगर तुमने किसी के भी सामने अपनी जबान खोलने की हिम्मत की, अग्नि को साक्षी मानकर हमारे फेरे तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी मां मेघना देवी, उनकी चिता जरूर जलेगी। उसने कुछ बताया कि क्या हुआ था उसके साथ? वो बेहोश क्यों हो गई? मैम दरअसल जब निधि मेरी गाड़ी के सामने आई थी तब वो बुरी तरह घबराई हुई और उसके बाद बेहोश हो गई। तो हम सभी लोग उसका होश में आने का ही इंतजार कर रहे हैं। वो ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। नहीं आदित्य, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। जब तक तुम्हारी जबान बंद रहेगी तुम्हारी मां सुरक्षित है। और हाँ नहीं, तुम ये कैसे भूल गई कि मैंने तुमसे प्यार किया है? तुम्हारे बिना तो मैं नहीं जी सकती। मेरी शादी तुमसे ही होगी। कल उसकी शादी है और हम तो परेशान हो गए थे कि वो चले कहाँ गए। जी वो यही है, आप आ जाइए या आप कहें तो मैं उसे ले आता हूँ। और एक बात तुम्हारे दिमाग से उतरने मत देना कि अगर तुम्हारी जुबान खुली और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगने की नौबत आई, सबसे पहले तुम्हारी मां मरेगी। ध्यान रखना। प्रदीप जी, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया, वो जुबान खोलने की हिम्मत तो नहीं करेगी। लेकिन अब इसके आगे क्या करूं? क्या खुद जाके सबको बताओगे कि वो गुरु के यहाँ? हम आ रहे हैं उसे लेने, आप देख लीजिए कि उसे होश आया कि नहीं। अगर जरूरत लगी तो हम उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। हाँ मैम दरअसल निधि किसी डर या सदमे की वजह से ही बेहोश हुई थी और यही वजह थी कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम अभी आ रहे हैं। जी ओके, वो आ रही हैं। आदित्य निधि का पता लग गया है। वो जस्टिस प्रभाकर सिन्हा के बंगले पर है, अभी अभी फोन आया था। किसका फोन आया था? उनके बेटे सौरभ का फोन था, वो ही उसे अपने साथ ले गया है। मैं निधि को लेकर आती हूँ। अरे मैडम, लेकिन आप अकेली जाएंगी? नहीं, सिक्योरिटी है ना। नहीं नहीं मैडम, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ, आप यहाँ घर पर ही रहिए। नहीं आदित्य, आप यहाँ का काम संभालिए, हम आते हैं। नहीं मैडम, हम शारदा देवी के मामले में एक बार पहले धोखा खा चुके हैं। उन्हें भी इसी तरह से धोखे से बाहर मजबूर करके बुलाए गए थे। और मैडम ये गलती हमसे हुई थी कि हमने उन्हें अकेले बाहर जाने दी, लेकिन अब ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम आपको इस तरह अकेले बाहर नहीं जाने देंगे।
अच्छा बाबा ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। प्रदीप जी आप यहाँ का ध्यान रखिए, हम अभी निधि को लेकर आते हैं। जी आइए। अग्नि को साक्षी मानकर हमारे फेरे तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी माँ मेघना देवी, उनकी चिता जरूर जलेगी। जब तक तुम्हारी जबान बंद रहेगी, तुम्हारी माँ सुरक्षित है। तुम बेहोश थी, हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। और अच्छा हुआ कि तुम मुख्यमंत्री जी की बेटी हो। तुम्हारी और तुम्हारे मंगेतर की तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही थी। वहीं से गौरव ने आदित्य का नंबर लेकर उसे फोन कर दिया। मैं पूरी तरह होश में भी नहीं आई और आप लोगों ने आदित्य को फोन कर दी। बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरा छोटा बेटा सौरभ तुम्हें यहाँ लेकर आया था। हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम मेघना जी की बेटी हो। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि इन्होंने मुझे न्यूज़ चैनल पर देखा था। बेटा सौरभ बता रहा था कि जब तुमने उसकी गाड़ी रुकवाई तो तुम बस घबराई हुई थी। क्या बात है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? जिंदगी का भंवर है। ये तो कह रही थी कि इन्होंने मेरी तस्वीर न्यूज़ चैनल में देखी थी। क्या? नहीं माँ, वो तो अभी देखा ना। एक्चुअली टीवी चल रहा था तो इनकी और इनके मंगेतर की तस्वीर आ रही थी, तो हम समझ गए कि ये वही लड़की है। ओह बेटा सौरभ बता रहा था कि जब तुमने उसकी गाड़ी रुकवाई तो तुम बस घबराई हुई थी। क्या बात है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? अभी थोड़ी देर में तुम्हारी माँ मेघना जी तुम्हें लेने आ रही हैं। अभी अभी सौरभ की उनसे बात हुई है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पर्स में मिल गया और तुम्हारा पर्स सौरभ ने गाड़ी में डाल दिया था। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? तुम अभी भी कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। नहीं आंटी जी, एक्चुअली भी सर थोड़ा सा भारी है। मेरी माँ कब आ रही है? बस वो थोड़ी देर में आ ही रही है। बहू जाके किचन में एक बार खाने की तैयारियां देख लो। माँ जी वो लोग आ ही रहे हैं ना, तो उन्हें चले जाने दीजिए, बाद में डिनर करते हैं। हाँ डिनर तो उनके जाने के बाद ही करेंगे, लेकिन एक बार देख लो सब कुछ बना हुआ तो है। एक बार देखो कुछ जरूरत है कि नहीं। और जी और एक बात तुम्हारे दिमाग से उतरने मत देना कि अगर तुम्हारी जुबान खुली और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगने की नौबत आई, सबसे पहले तुम्हारी मां मरेगी। मां से कुछ कहना चाहती हो क्या? खुश हो, हंसो, मुस्कुराओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मां को शक हो कि तुम डरी हो या परेशान, क्योंकि मेरी शादी तुमसे ही और कल ये शादी जरूर। तुम उनके बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? मैं सच कह रही हूँ। ये बात किसी और को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेघना जी की जान खतरे में है।